हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और इसकी यूनिट 3 है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल्स, और इसका जो सी है जो टॉपिक जो कि है जुडिशरी। तो ये मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर 2 जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 पे प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 हो चुकी है, यूनिट 2 भी हो चुकी है, और यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एंड जल्द ही बाकी का पेंडिंग सिलेबस भी आपका करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो जुडिशरी है हमारी, उसमें आपको पता ही है, एक तो भाई सुप्रीम कोर्ट आता है, आपका हाई कोर्ट्स आती हैं हर स्टेट की, और उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वो आती हैं। तो बेसिकली इनके बारे में हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होगा, और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है 3 टीयर्स में, यानी कि 3 अलग अलग टीयर के मतलब आप कह सकते हो 3 लेवल्स पर। सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट आती है, एंड उसके बाद कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गई, सेशन कोर्ट हो गई। सो इस तरीके से ये पूरी हायरार्की बना रखी है। अब है सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कब हुआ था, तो ये जनवरी 28 1950 को हुआ था। और इससे पहले हमारे इंडिया में ब्रिटिश इंडिया में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया चलती थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था, 1935 वाला जो एक्ट था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में चैप्टर 4 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल से बताया गया है। इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इसके पास कितनी इंडिपेंडेंस होगी, और इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, एंड इसकी पावर्स क्या होंगी, और बाकी के जो प्रोसीजर्स हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन होता है ये मैं आपको बताता हूं। सो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तो सीजीआई होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ कुछ और जज होते हैं। सो करेंटली हमारे जो सीजीआई हैं उनका नाम है जस्टिस वाई चंद्रचूड़, या जिनको धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी कहा जाता है। और यहाँ पे कितने जजेस होंगे ये डिसाइड किया जाता है एज पर आर्टिकल 1241 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जिस टाइम पे हमारे सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था तो उस टाइम पे 1+7 जजेस थे, यानी कि एक सीजीआई और 7 नॉर्मल जज, ये पहले था। और बाय द पार्लियामेंट, अगर आप पार्लियामेंट की बात करो तो जो जजेस के नंबर है वो बढ़ाए जा सकते हैं। ओके, पार्लियामेंट के पास ये राइट है। तो इसके अंदर बढ़ाकर 10 कर दिया गया था जजेस को 1956 में, बाद में 13 कर दिया गया था 1960 में, फिर 17 कर दिया गया था 1977 में, और 25 कर दिया गया था इस नंबर को 1986 में, और 31 करा गया था 2009 में, और 34 कर दिया गया है अब टू 2019 में। ओके, सो ये जजेस का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसको हमारे देश के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और चीफ जस्टिस जो है, जो सीजीआई होता है देश का, उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। बाकी के जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनको सलाह देने का काम होता है सीजीआई का। और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सलाह पर बाकी के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। फिर है 1950 से लेके 1973 तक ये जो एक प्रैक्टिस चली आ रही थी, यानी कि एक ये होता था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को ही सीजीआई बनाया जाता है, जिसके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ये जो मतलब एक तरीके से जो प्रथा चली आ रही थी इसको वॉयलेट किया गया 1973 में, जब एएन रे को सीजीआई बना दिया गया, जबकि उनसे ऊपर कई सीनियर मोस्ट जजेस थे। उनको अनदेखी करते हुए और उनको इग्नोर करते हुए इनको एएन रे को सीजीआई बना दिया गया था। अब है यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपको जज बनना है, तो आर्टिकल 1243 के अंदर क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। तो पहला तो ये है कि वो सिटीजन हो इंडिया का,
और वो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो भाई 5 साल तक, या फिर वो एडवोकेट रह चुका हो हाई कोर्ट में 10 साल तक, और ही शुड हैव बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की नज़र में भी कुछ होना चाहिए भाई कि हाँ ये बंदा है। और इस तरीके से ये मतलब बताया गया है। और लेकिन कोई मिनिमम एज ऐसी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इतनी एज होनी चाहिए, इस बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। रिमूवल ऑफ जजेस, अब जजेस को हटाया कैसे जा सकता है? तो ये हो सकता है बाय द इम्पीचमेंट, ठीक है, अगर ऑर्डर आ रहा है प्रेसिडेंट का तो हटाया जा सकता है। और दो बातें हो अगर तभी इनको हटाया जा सकता है। पहला है कि अगर मिसबिहेवियर किया है तो हटाया जा सकता है, या वो अगर कैपेबल नहीं है, इनकेपेसिटी है, वो उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है। और ये जो जज को हटाने का प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट वाले, ये होता है या तो लोकसभा में इसको इनिशिएट कर सकते हो आप, या राज्यसभा में कर सकते हो। तो ये बात है इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से जो बनता है। तो सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो इसका काम है वो ये है कि कुछ मैटर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मतलब लोअर कोर्ट में ना जाते हुए सीधा यहीं पे वो अपने पास जो है वो सुनता है। जैसे कि गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट्स की, वो आपस में अगर कोई बवाल है, ठीक है, स्टेट्स के मुद्दे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है यूपी का मामला है और एमपी का मामला है, तो वो यूपी के हाई कोर्ट में थोड़ी सोल्व होगा, उसके लिए तो इन दोनों स्टेट से ऊपर कोई कोर्ट चाहिए ना, हाई कोर्ट पे थोड़ी ना होगा वो मामला सोल्व। तो ऐसे में सबसे टॉप मोस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। फिर है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट में क्या होता है, सबसे पहले आती है हमारी सिविल अपील्स। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है, ठीक है, कि वो जो भी हम अपील करते हैं उसको सुनता है फ्रॉम दी हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स, और जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वहां से भी अगर ऐसा लगता है कि भाई मतलब सुनना है, कोई अपील सुननी है, और अगर लगता है कि भाई वो फिट बैठता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकता है, तो वो उसको जरूर सुनता है। क्रिमिनल अपील्स, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जो ऐसी अपील्स हैं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से, अगर कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह हैं और लगता है कि हाँ भाई सुनना चाहिए तो वो सुन सकता है। स्पेशल लीव पिटीशंस, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसके पास ये पावर है, ठीक है। ये क्या पावर है कि हैज, इसमें ऐसी पावर होती है कि ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट टू ऑर्डर इन एनी मैटर वेदर पास बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर किसी भी हाई कोर्ट ने, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने अगर कुछ भी कोई जजमेंट दे दी है तो वो उस पर कुछ समय के लिए रोक भी लगा सकती है, ठीक है, और स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती है। तो ये भाई स्पेशल अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास ही है सिर्फ। अब है यहाँ पे कुछ रिट हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि ये रिट को इशू कर सकती है। और इसके अंदर क्या है कि मतलब ये जो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की बात करते हैं आर्टिकल 32 में, ठीक है, कि अगर मान लो किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। सो अब जो रिट है वो कौन कौन से हैं, हबीस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी एंड को वारंटो, ये कुछ रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और इसमें क्या है कि कोई और पर्पस से भी ये रिट जारी किए जा सकते हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, और भी मामलों में ये जारी किए जा सकते हैं। अब है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। जो प्रेसिडेंट है, जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, उसके पास ये पावर है कि वो ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का किसी भी मामले में अगर वो कोई कानून से जुड़ा हुआ है, और कोर्ट जो है वो अपना ओपिनियन दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, बट इट इज नॉट बाइंडिंग। वो कोई ऐसा नहीं है कि बताना ही बताना है, ओके। रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर मान लो कोई जजमेंट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने तो वो उसको रिव्यू कर सकता है, दोबारा से उसके ऊपर वो जो है जजमेंट दे सकता है, ओके। अगर कुछ ऐसा होता है मेंशन इन द आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो रिव्यू पिटीशन होती है मस्ट बी फिल्ड विद इन 30 डेज। अगर जजमेंट आ गई है तो रिव्यू की पिटीशन आपको 30 दिन के अंदर अंदर देनी पड़ेगी, जब भी वो रिव्यू हो सकता है। और फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अधिकार है। वो बता सकता है कि क्या मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और अगर ये सही से बताएगा सुप्रीम कोर्ट, जब ही तो भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को ये सेफ गार्ड करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई छीनता है तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही तो भागेंगे। सो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
PIL, इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो PIL, जो भी लोग अगर ऐसे हैं जो फाइल करते हैं, अगर मान लो किसी और के बिहाफ पर आपको PIL फाइल करनी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है कि भाई क्या मामला है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म नाम से ही पता चल रहा है जो हमारी जुडिशरी है वो कैसे एक्टिव हो रही है, बहुत ज्यादा प्रो एक्टिव हो रही है कि वो ऐसे मामलों में आ रही है, ऐसे केसेस में वेयर द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैज फेल्ड टू एक्ट, जहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं काम कर पा रही, वहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट आके काम कर रही है। तो ऐसे में क्या है कि मतलब लोगों के फायदे के लिए, लोगों के भलाई के लिए और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब हमारी जुडिशरी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, दिल्ली में कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मारे जा रहे थे, तो ऐसे में जुडिशरी बहुत एक्टिव हो गई थी और दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगा रही थी। ऐसे ही दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है तो फिर से जुडिशरी एक्टिव हो जाती है, दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाई जाती है कि ये क्यों पॉल्यूशन हो रहा है, आपके लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हो। सो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कहीं भी अगर इनजस्टिस होता है, कोई भी अगर दिक्कत आती है, सो गवर्नमेंट अगर वहां पे नहीं कर रही है कुछ तो जुडिशरी हमारी एक्टिव हो जाती है, ये बताया जा रहा है। और ये एम्फेसाइज करता है कि जुडिशरी की ड्यूटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये भी आता है कि हमें जीने का अधिकार है, तो अगर हमारे देश की सरकार या हमारे राज्य की सरकार हमारी लाइफ की परवाह नहीं कर रही तो जुडिशरी उसको फटकार लगा सकती है भाई, समझ रहे हो। और ऐसे में बहुत ही ज्यादा मतलब पॉलिसी मेकिंग में अगर जुडिशरी अपना रोल प्ले कर रही है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस का एक मामला था, विमेन वर्क प्लेस को लेकर जो कुछ रूल्स बनाए गए थे, जो हैरेसमेंट होती है, तो कोई सरकार कोई ऐसा कानून पहले नहीं बना रही थी, तो जुडिशरी ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी और उसमें बताया गया कि वर्क प्लेस पे क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो भाई ये भी एक पॉलिसी मेकिंग की तरह काम हो रहा है, यानी कि ये काम तो सरकारों को करना चाहिए था कि वर्क प्लेस के लिए एक्ट बनाना कि ये भाई कानून है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे अपना रोल दिखाया, जो कि जुडिशरी एक्टिविज्म का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और PIL क्या होता है, एक लीगल मैकेनिज्म है जिसमें आपको ये अनुमति मिल जाती है कि आप अगर कोई अकेले हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी के बिहाफ पे, जैसे कि मान लो कोई गरीब आदमी है, उसको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाना है, कोई पिछड़ा समाज का है उसको नहीं पता कैसे क्या करना है, आप उसके बिहाफ पे उसकी PIL फाइल कर सकते हो और उसको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन भी करता है। अगर कोई ऐसा मामला है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी प्राइमरी फोरम्स होती है, इन केसेस को वो सुनते हैं। ओके, तो ये हमारा PIL का होता है। और PIL आप किसी के भी अगेंस्ट जो है फाइल कर सकते हो, गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी, प्राइवेट एंटाइटीज, और अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कोई भी वायलेट करता है तो आप ये PIL फाइल कर सकते हो किसी के भी बिहाफ पे। और जो कोर्ट होती है वो बहुत अच्छे से सुनती है मामलों को, फिर डायरेक्शंस भी देती है, ओके, मॉनिटर करती है कि जो हमने बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, उस पर कुछ अमल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सो PIL के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर किसी ने PIL फाइल कर दी कि भाई पेड़ों की कटाई हो रही है, कोर्ट कुछ करे, तो कोर्ट फिर उस पर देखेगा। ह्यूमन राइट्स के बारे में आप PIL फाइल कर सकते हो, करप्शन के ऊपर कर सकते हो, जेंडर इक्वालिटी के लिए कर सकते हो, हेल्थ केयर के लिए कर सकते हो, एजुकेशन के लिए कर सकते हो। सो ये PIL की पावर है कि आप किसी के बिहाफ पे भी PIL फाइल कर सकते हैं। अब आता है हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर स्टेट का अपना जुडिशरी सिस्टम होगा और उसमें सबसे टॉप पे स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होगा। जो चैप्टर 5 है, पार्ट 6 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि हाई कोर्ट का क्या फंक्शन होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो ये आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हाई कोर्ट के बारे में। और प्रेजेंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, और जिसमें से 6 हाई कोर्ट्स जो है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि 2 स्टेट्स की वो एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन हाई कोर्ट है, ये मान लो पंजाब है और ये हरियाणा है, तो इनकी एक कॉमन हाई कोर्ट है। ओके, ऐसे ही असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की भी एक कॉमन हाई कोर्ट है। ये जो 3-4 स्टेट्स हैं, इन सभी की जो हाई कोर्ट्स हैं वो कॉमन है, एक ही है। तो ये है, ठीक है। दिल्ली जो कि एक UT है, एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी एक सेपरेट हाई कोर्ट है।
ठीक है। केरला हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है लक्षद्वीप तक। देखिए ये नीचे का जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे केरला है और अंडमान निकोबार्स, ठीक है, अंडमान निकोबार्स और लक्षद्वीप इस साइड है। तो यहाँ तक इसका ज्यूरिसडिक्शन है इस कोर्ट का। और वहीं ये मद्रास हाई कोर्ट है उसका पौंडीचेरी तक जो है मतलब भाई ज्यूरिसडिक्शन है। मुंबई हाई कोर्ट का दादरा और नगर हवेली तक है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चंडीगढ़ तक ज्यूरिसडिक्शन है। कोलकाता हाई कोर्ट का अंडमान निकोबार तक जो है ज्यूरिसडिक्शन है। समझ में आया आपको? तो ये हो जाएगा इसमें। हाई कोर्ट के अंदर कोई मिनिमम नंबर नहीं होता जजेस का, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कितने जज चाहिए, टाइम टू टाइम वो नंबर बदलता रहता है। जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का उसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है सीजीआई की सलाह पर। और जो जज होता है कोर्ट का वो कब तक रहता है? 62 ईयर की एज तक वो रह सकता है, मतलब काम करने की एज है 62 तक। और अगर वो चाहे तो वो अपना पद खाली छोड़ सकता है, वैकेट कर सकता है अगर वो रिजाइन कर दे, या फिर अगर उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बना दिया गया है तो वो हाई कोर्ट से चला जाएगा, तो उसका जो पद है वो वेकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। या फिर अगर किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा दे, भाई प्रेसिडेंट का मन कर रहा है कि इस जज को किसी और हाई कोर्ट में भेज दूं, तो वो आपका पद खाली हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा, तो वहां पे फिर कोई और हो जाएगा। सो ये वेकेंट वाला सीन ऐसा होता है। और जज को रिमूव किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट अगर वो बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है या अगर उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, जैसा सुप्रीम कोर्ट में होता है वैसा ही यहाँ पर भी होता है। लोकसभा या राज्यसभा में ये बात लाई जाती है और उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है। क्वालिफिकेशन क्या है अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है? सो इसके लिए आप एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और आपने कोई जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो, ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द एटलीस्ट 10 ईयर्स, और आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में लगभग 10 साल तक। ठीक है, सो ये कुछ बातें होती हैं, ये कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। अब आता है ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट का क्या ज्यूरिसडिक्शन है, क्या पावर है उसके पास में? सो हाई कोर्ट बेसिकली सबसे ऊपर मानी जाती है। जो डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, यूनियन टेरिटरीज के, फंडामेंटल राइट्स का अगर वोलेशन हो रहा है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, या स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो लॉज होते हैं उनके बारे में अगर कोई मुद्दा है तो यहाँ पर आ सकते हो। और अपीलाइट ज्यूरिसडिक्शन होता है इसका, कि भाई मतलब इसमें ये है कि भाई मामले सुनता है हाई कोर्ट अपने से। अगर लोअर कोर्ट्स की अपील आती है कि भाई लोअर कोर्ट से लोग सेटिस्फाई नहीं है, ऊपर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो ये उनकी अपील को सुनता है और फिर डिसीजन देता है। जो डिसीजन होते हैं वही फाइनल माना जाता है। और सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के केसेस को जो है हाई कोर्ट सुनता है और कुछ रिट जारी करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन उन रिट के बारे में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं, उसमें मैंने आपको सिर्फ नाम बताया था। सो हबीस कार्पस, ये रिट होता है कि टू इंश्योर अ पर्सन इज नॉट अनलॉफुली डिटेन्ड, यानी कि मेक श्योर ये करें कि वो भाई किसी को गैर कानूनी तरीके से जो है डिटेन ना किया जाए। मैंडामस, इसका मतलब है अ रिट यूज टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटीज, कि भाई आप अपने लीगल ड्यूटीज अच्छे से करो। प्रोहिबिशन, ये रिट होता है टू प्रोहिबिट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अगर कोई हाई कोर्ट है, सॉरी नॉट हाई कोर्ट, अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके कोई काम कर रहा है तो हाई कोर्ट उसको फटकार लगा सकता है कि भाई अपने क्षेत्र में काम करो, अपने एरिया का। सर्टियोररी, ये रिट होता है यूज टू क्वेश द डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर कोई लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो हाई कोर्ट उसको जो है क्वेश कर सकता है, उसको बदल सकता है। तो ये कुछ रिट्स होते हैं। इसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या है? देखो सबसे पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था इंडिया के अंदर कैसे जुडिशरी सिस्टम है। तो सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है एंड देन हमारा हाई कोर्ट आता है स्टेट लेवल पे, और हाई कोर्ट से नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ये कोर्ट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोकल लेवल पर केसेस को सुनने के लिए। और ठीक है, इसके अंदर एक तो इसकी हायरार्की और इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कैसा होता है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है सबसे लोअर टियर होता है हमारी जुडिशरी सिस्टम का। सबसे टॉप मोस्ट सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है एंड लास्ट में सबऑर्डिनेट वाला आता है। ये भी दो तरीके के मामले सुनते हैं। इसमें दो कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स जो होती हैं वो सिविल डिस्प्यूट जैसे प्रॉपर्टी को लेकर है, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है, फैमिली मैटर्स हैं, वो यहाँ पर सुनाए जाते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट जो होती है वो अलग अलग जो क्राइम होते हैं उसको लेकर जो केसेस को है वो सुनती है। और हाई कोर्ट के पास भाई पूरी पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंट्रोल करती है
और वो उसके सबॉर्डिनेट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी भी हाई कोर्ट से ऊपर नहीं होती, याद रखना। और अगर कोई पोस्टिंग से रिलेटेड काम है, प्रमोशन का काम है, किसी को छुट्टी देनी है, किसी जज वगैरह को, या कोई भी ऐसा है, तो ये सारी सर्विसेज जो होती हैं, स्टेट जुडिशियल सर्विस, ये हाई कोर्ट के पास इसकी पावर होती है, याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारा जुडिशरी का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।